नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू होगा शामिल, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं। तो बिहार बीजेपी से कुछ बदलाव भी संभव हो सकती है। दिल्ली दौरे में पीएम मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात हो सकती है और सीएम के दिल्ली दौरे पर सांसद ललन सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि निजी यात्रा पर सीएम जा रहे हैं। सीएम के दिल्ली दौरे से मंत्रिमंडल विस्तार का कोई लेना देना नहीं है, सांसद का ऐसा कहना है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली जाएंगे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार और जेडीयू के शामिल होने की खबर सामने आ रही है। तो बिहार बीजेपी से कुछ बदलाव भी संभव हो सकता है। दिल्ली दौरे पर पीएम मोदी से नीतीश कुमार मिल सकते हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू के शामिल होने की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। हालांकि सांसद ने यह कहा है कि ये यात्रा जो है वो निजी यात्रा है और सीएम के दिल्ली दौरे से मंत्रिमंडल विस्तार का कोई लेना देना नहीं है। ललन सिंह ने यह बात कही है, लेकिन इसके कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू के कुछ नेताओं को भी शामिल करने की बात सामने आ रही है। तो जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वालों के कई नाम भी बताए जा रहे हैं। हालांकि सांसद ललन सिंह ने कहा है कि पीएम का यह विशेषाधिकार है, मंत्रिमंडल किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। वहीं आपको जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने भी साफ कर दिया था कि इस बार जेडीयू मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशांक जी, जिस तरीके से अब ये खबर सामने आ रही है कि सीएम नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुछ विस्तार की भी बात सामने आ रही है, जेडीयू के कुछ नेता उसमें शामिल हो सकते हैं। शशांक जी, देखिए, नीतीश कुमार की आज जो दिल्ली यात्रा है वो जो नीतीश कुमार के पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है और पहले से बताया गया कि नीतीश कुमार कुछ अपने विशेष निजी काम से जा रहे हैं और जो निजी काम बताया गया है, जो क्षण की बात आई है कि वो अपने आंखों का इलाज के लिए, कहीं ना कहीं आई ट्रीटमेंट के लिए या आई टेस्ट के लिए वो दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन देखिए, पॉलिटिकल पार्टी है और राजनेता है तो वो जरूरी नहीं कि जो बता के जाए वही करे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पर्दे के पीछे होती है, जिसको डिस्क्लोज नहीं किया सकता है। देखिए, कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल गतिविधियां होती हैं वो हमेशा पॉलिटिकल लोगों के साथ ही चलती है, चाहे वो निजी काम से जाए या फिर किसी राजकीय काम से जाए। हालांकि नीतीश कुमार ने इसको निजी यात्रा बताया है, कुछ सरकारी कार्यक्रम है। देखिए, गैर सरकारी कार्यक्रम और सरकारी कार्यक्रम दो अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, तो ये कोई गैर सरकारी यात्रा नहीं है, ये बिल्कुल निजी यात्रा है। या ना तो गैर सरकारी यात्रा है ना सरकारी यात्रा है, ये निजी यात्रा है। यानी उनका वो आंखों के इलाज के लिए या आंखों के टेस्ट के लिए जा रहे हैं, जैसा कि जदयू की तरफ से बताया गया। लेकिन ध्यान देने की बात है कि कल जिस तरह से आरसीपी सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जदयू के, उनका बयान आया था। आरसीपी सिंह ने कहा था कि मंत्रिमंडल में जदयू शामिल होगी जब भी अगला केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन होगा। तो कहीं ना कहीं ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ आरसीपी सिंह का बयान आना कि
जदयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होगा, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार दिल्ली जा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार दिल्ली से पहले प्लान था, लेकिन जब ये माहौल बन रहा है, ये समय है, इन सारी चीजों पर चर्चाएं हो रही है, तो नीतीश कुमार जब वहां जाएंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से उनकी चर्चा हो सकती है। रही बात प्रधानमंत्री से मिलने की या राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने की, इसका अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं बना है, क्योंकि नीतीश जब भी प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो वो बहुत छुपा हुआ एजेंडा नहीं हो सकता है, और वो उसके पहले से कार्यक्रम तय होते हैं। तो अभी तक जो सूचना है, इसके कोई कार्यक्रम तय नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से उनकी मुलाकात संभव है। और दूसरी बात, संगठन विस्तार को लेकर भी वो वहाँ अपने दलों के लोगों के साथ भी बातें कर सकते हैं। मंत्रिमंडल की विस्तार की बात नियाज की जाए तो जब से केंद्र में सरकार बनी है, एनडीए 2 की सरकार बनी है मोदी की, उस वक्त से ये कयास लगाया जा रहा है कि जदयू मंत्रिमंडल में शामिल होगा, या उस वक्त से नहीं, उसके पहले ही एनडीए 1 में भी जब अंतिम समय में जदयू शामिल हुई थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, फिर एलआई किया था उन्होंने 2017 में, तो उसके बाद भी कयास लगाया जा रहा था कि जदयू यहाँ पे शामिल होगी। लेकिन चूंकि जदयू के पास उस वक्त एमपी नहीं थे, उनके मात्र 2 एमपी थे उस वक्त, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधित्व है उसमें दिक्कत आ रही थी। लेकिन जब 2019 का चुनाव हुआ और जदयू भारतीय जनता पार्टी साथ लड़ी, और पूरे बिहार में एनडीए ने पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया, सिर्फ एक सीट किशनगंज को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस जीती थी, सारी 39 सीट जो है एनडीए ने जीती थी, जिसमें 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 16 सीटें जदयू ने जीती थी और 6 सीटें लोजपा ने जीती थी। तो 16 एमपी के साथ जदयू इस वक्त सदन में मौजूद है। देखिए, जिस वक्त सरकार बनी थी उस वक्त ही अमित शाह ने नीतीश कुमार को ऑफर किया था मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए किसी उनके प्रतिनिधि को, लेकिन उस वक्त बात ये चल रही थी कि केंद्र सरकार यानी जो भारतीय जनता पार्टी है वो कह रही थी कि आप सांकेतिक प्रतिनिधित्व आपको मिलेगा, यानी आप जदयू हमारे साथ हैं तो जदयू का एक सांसद कोई मंत्री बन जाएगा। लेकिन जदयू इस बात पे अड़ी रही कि उनको सांकेतिक प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए, उनको समानुपातिक प्रतिनिधित्व चाहिए, यानी उनके जितने सांसद हैं उस अनुपात में जितने मंत्री हैं, यानी एक मंत्री बनाने में जितने सांसदों की जरूरत होती है प्रोपोर्शन के अनुसार उतने मंत्रिमंडल उनको दिए जाए, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस पर राजी नहीं हुई थी। तो अब जाके क्या माहौल बदला है ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा कि क्या जदयू सांकेतिक प्रतिनिधित्व पर बात मान गई है या फिर भारतीय जनता पार्टी उनको समानुपातिक प्रतिनिधित्व देने के लिए तैयार है। भारतीय जदयू की जो मांग थी, पहले जो मांग थी, एक कैबिनेट मंत्री की और 2 राज्य मंत्रियों की उनकी मांग थी, या 2 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री की मांग थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से एक मंत्रिमंडल उनको देना चाह रही थी। अब जब कल आरसीपी सिंह का बयान आता है, वो बयान बड़ा कैटेगोरिकली उसको देखा जाए तो आरसीपी सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच इतने पुराने और इतने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है कि वहां पर कौन मंत्री बनेगा, कितने मंत्री बनेंगे, ये सवाल नहीं है। हम लोग राज्यों में भी सरकार, राज्य में भी सरकार मिलकर चला रहे हैं और केंद्र में ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीच का कोई रास्ता निकाला गया है, एक कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री पर बात जाके अड़ी है, क्योंकि जो आरसीपी सिंह है वो एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नीतीश कुमार के करीबी माने जा रहे हैं, तो उनकी जो कल की बॉडी लैंग्वेज थी, उनका जो आत्मविश्वास था वो बता रहा था कि कहीं ना कहीं बात बन गई है। अब मंत्री कौन बनेंगे जदयू से, ये नीतीश कुमार को फैसला करना है, और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को ये विशेषाधिकार है कि मंत्री किसको बनाए, ये उनको फैसला करना है। लेकिन लगता है बात बन गई है, और जब नीतीश कुमार, ये माहौल चल रहा है, नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे तो जरूर बातें होंगी। अब प्रधानमंत्री से मुलाकात होती कि नहीं होती, अभी तक शेड्यूल उसका तय नहीं है। बिल्कुल शशांक जी, जिस तरीके से भले ये कहा जाए कि उनका अपना निजी यात्रा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, और जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वालों के नाम भी इस यात्रा में नीतीश कुमार दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली जाएंगे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू शामिल होगा। वहीं असम और यूपी के बाद अब बिहार में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की चर्चा तेज हो गई है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यहां भी बीजेपी और जेडीयू के मत एक नहीं है। बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर क्या है पक्ष विपक्ष की राय, और क्यों गरमाई है बिहार की सियासत, देखिए इस रिपोर्ट में। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर गरमाई बिहार की सियासत, बीजेपी से अलग दिखाया जेडीयू का रुख।
देश में 2 बच्चों की जनसंख्या नीति को लेकर एक बार फिर से सियासत गरमाने लगी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत की घोषणा के बाद से ही देश में एक नई बहस छिड़ गई है। लगे हाथों उत्तर प्रदेश से भी खबर आई है कि योगी सरकार भी तैयारी कर रही है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके 2 बच्चे हैं। साथ ही विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में जब असम और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की चर्चा तेज हुई, तो बिहार से भी इस तरह के कानून बनाने की मांग शुरू हो गई है। असम के मुख्यमंत्री ने जो बातें कही है वो कहीं न कहीं देश हित में है। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो शायद वो देश हित में नहीं सोच रहा है। बढ़ती जनसंख्या अभिशाप बन गई है। ये हिंदुस्तान को गंभीर से जकड़ रही है। वहीं बीजेपी के सहयोगी जेडीयू के नेता जनसंख्या नियंत्रण कानून के सवाल पर सीधा जवाब देने से बचने की कोशिश करते हुए दिखे। जेडीयू को लगता है कि इस मांग से एक खास धर्म विशेष के लोगों में प्रतिक्रिया हो सकती है। इसे देखते हुए बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का कहना है कि कोई भी फैसला सर्वसम्मति से होना चाहिए। ठीक ऐसा ही बयान जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन का भी देखने को मिला। जनसंख्या नियंत्रण निसंदेह एक महत्वपूर्ण एक अभियान होना चाहिए, लेकिन इस देश में सर्वानुमति और आपसी सहमति के बगैर कानून थोप करके ऐसे फैसलों को जमीन पर उतारना मुश्किल होगा। और मुझे लगता है इस देश में जनसंख्या को लेकर के जो चिंताएं हैं वो समाज के सभी वर्गों में वो व्याप्त हैं। जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। राष्ट्रीय विमर्श का इसे हिस्सा बनाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सरकार के अनेक कार्यक्रम हैं जिनके जरिए इनको प्रमुखता के साथ प्रचार करके राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर ये महत्वपूर्ण फैसला जमीन पर। वहीं आरजेडी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जो चर्चा हो रही है उसे आप ऐसे ही नहीं लागू कर सकते। बिहार में तमाम राजनीतिक पार्टियां और समाज के हर तबके की राय शामिल होनी चाहिए और कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फैसला किसी एक धर्म विशेष को ध्यान में रखकर लिया जा रहा हो। जबकि कांग्रेस नेता और एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। बहरहाल जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर चर्चा तेज है, लेकिन देखना ये होगा कि बीजेपी और जेडीयू के विचार आपस में मेल खाते हैं या नहीं। और हाँ, साथ ही ये भी देखना होगा कि अगर कानून बनता है तो सभी समाज और राजनीतिक दलों से राय ली जाती है या नहीं। डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने प्रदेश वासियों को बीते दिन कई सौगात दी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सौगात दिल्ली में एक नए ठिकाने के रूप में बिहार सदन का उद्घाटन करके उन्होंने दी। इसके साथ ही उन्होंने भवन निर्माण विभाग की कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस समारोह में दिल्ली स्थित 10 मंजिला बिहार सदन का उद्घाटन करते हुए सीएम ने कहा कि बिहार में बड़ी संख्या में लोग इलाज कराने दिल्ली जाते हैं। अब उन्होंने वहां कोई परेशानी नहीं होगी। बिहार सदन की नींव 2 साल पहले सीएम नीतीश ने ही रखी थी। यह भवन दिल्ली के द्वारिका सेक्टर 19 में करीब 2 एकड़ में लगभग 78 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसकी 10 मंजिलें हैं और इसमें 108 कमरे हैं। इसके अलावा इसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ वीवीआईपी के लिए अलग अलग 8 स्वीट्स हैं। कैबिनेट मंत्रियों के लिए भी 6 स्वीट्स बनाए गए हैं। बाकी सारा काम तो भवन निर्माण विभाग को करना ही है और वो विभिन्न विभागों की योजनाओं का काम करते रहते हैं। और खुशी की बात है कि आज जो आप लोगों ने बताया है कि 1411 करोड़ रुपए की कुल 169 क्रियान्वित योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है और 22 विभागों के अंतर्गत ये कुल मिला करके है और कुल 73 योजनाओं का जो शिलान्यास हो रहा है उसके लिए कुल राशि है 725 करोड़ 22 लाख रुपए। तो उसका शिलान्यास भी हो रहा है और अब जो भवन निर्माण विभाग के माध्यम से जो काम हो रहा है
और भवन निर्माण विभाग का जो बजट बनता, बजट में जो प्रावधान होता है, अब आप सोच लीजिए कि कितना पहले होता था, नाम मात्र का कुछ काम होता था और अब बड़े पैमाने पर काम होता है। और अब एक बात और हमने कह दिया है कि जिस तरह से अब निर्माण का कार्य सिर्फ नहीं करना है, इसको हमेशा मेंटेन करके रखना है। वहीं एचडीएफसी बैंक लूट मामले में एक बार फिर वैशाली पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने एक और अभियुक्त मुकेश राम को उसकी पत्नी मनीषा को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लोडेड देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और लूट के 14 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। वहीं अब तक पुलिस ने इस मामले में 1 करोड़ 3 लाख रुपए की बरामदगी कर ली है। इसकी जानकारी वैशाली एसपी ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी और साथ ही इस लूट कांड के उद्भेदन से जुड़े तमाम पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने की भी बात कही। हुआ था, इसमें मेजॉरिटी ऑफ अमाउंट रिकवर हो चुका था। जो अपराधी फरार थे उनमें से एक प्रमुख अपराधी की अरेस्टिंग और हुई है एवं उसके पास से 14,04,500 रुपये की बरामदगी हुई है। उसके साथ इस पैसे को ठिकाना लगाने में हम उसे आश्रय देने के जुर्म में उनकी पत्नी भी अरेस्ट की गई है। एक देसी कट्टा एवं 2 गोलियों की बरामदगी की गई है। इस संदर्भ में अलग से बलगांव थाने में केस दर्ज किया जा रहा है। वहीं बिहार के भोजपुर में विजिलेंस की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। निगरानी विभाग की टीम ने घूसखोर बीईओ अभय कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोचा है। मामला भोजपुर जिले के पीरो ब्लॉक के बीआरसी का है, जहां पीरो बीआरसी के गेट से पीरो के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अभय कुमार को 80,000 घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। फिलहाल गिरफ्तार बीईओ से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये टीचर से 80,000 रुपए की डिमांड किए थे। उनको वित्तीयता का आरोप लगा के सस्पेंड किया था। रिलीज करने के बाद पैसा मुक्ति डिमांड किया था। और समस्तीपुर में भाकपा माले ने उजियारपुर के मनरेगा भवन परिसर में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर धरना दिया। इस दौरान मनरेगा भवन परिसर में उप स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल स्थिति को दुरुस्त करने, केंद्र में डॉक्टर, कंपाउंडर, ड्रेसर की नियुक्ति करने, प्राथमिक उपचार सहित जीवन रक्षक दवा की गारंटी करने सहित कई अन्य मांग के लिए किया गया है धरना। कंपाउंडर, ड्रेसर सहित एएनएम की प्रतिनियुक्ति करने के लिए, नए भवन का निर्माण करने के लिए और जनहित में वह अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र लागू हो, इसके लिए हम लोगों ने भाकपा माले ने 1 दिवसीय इस मनरेगा भवन कार्यालय पर धरना देकर के हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि अविलंब अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र का हालत जो बदतर है उसको बेहतर किया। और झारखंड में नौकरियां युवाओं के हाथ आने के बाद भी फिसल रही है, जिसका नतीजा यह है कि यहां के युवा अब तक बेरोजगार हैं। इस मामले में खिजरी विधायक राजेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि युवाओं की नियुक्ति वापस ले जाने से युवा परेशान हैं। हालांकि सरकार का पक्ष लेते हुए इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष घोषित करने की बात कही है। कि यहाँ पे युवाओं की स्थिति, युवा सबसे ज्यादा चिंतित सिर्फ झारखंड में नहीं पूरे देश में, क्योंकि उनके हाथों से एक तो नौकरी चली गई, वे नौकरी छोड़ करके बेरोजगार बैठे हुए हैं, या तो वे शुरू से बेरोजगार हैं। पूरे जो वैश्विक महामारी का हर किसी को, हर सरकार को इन्होंने प्रभावित किया है कि यहाँ पे युवाओं की स्थिति, युवा सबसे ज्यादा चिंतित सिर्फ झारखंड में नहीं पूरे देश में, क्योंकि उनके हाथों से एक तो नौकरी चली गई,
वे नौकरी छोड़ करके बेरोजगार बैठे हुए हैं या तो वे शुरू से बेरोजगार हैं। पूरे जो वैश्विक महामारी का हर किसी को, हर सरकार को उन्होंने और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से महामारी का हवाला देते हुए खिजरी के विधायक ने कहा कि अभी राज्य में जो युवाओं की बेरोजगारी की स्थिति है वो काफी चिंताजनक है, बेरोजगार युवाओं की एक भीड़ इकट्ठी हो गई है। कुंदन जी, लेकिन जिस तरीके से 29 दिसंबर 2019 से नई सरकार सत्ता में आई थी और सरकार ने वादे किए थे अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में इस बात का वादा किया गया था कि हर साल 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा जी। अब इस सरकार के गठन के लगभग 1.5 वर्ष बीत चुके हैं और इन 1.5 वर्षों में अगर रोजगार के नाम पर देखें तो सरकार की कोई खास उपलब्धि नहीं रही है जी। जाहिर सी बात है, इस दौरान कोविड संक्रमण का पहला दौर, दूसरा दौर, इन 2 दौरों से भी राज्य को जूझना पड़ा है। सरकार इसमें बहुत बुरी तरीके से उलझी भी रही है। जीवन और जीविका के बीच में संघर्ष भी चलता रहा है, लेकिन युवाओं का संघर्ष अपने स्तर पर है। रोजगार के लिए युवा दर दर भटक रहे हैं और खास करके आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पर एक झारखंड के युवा रोजगार को लेकर एक अभियान चलाए हुए हैं और कल की बात बता दें रियाज कि कल यह पूरे भारत में 3रे नंबर पर हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। और खिजरी के विधायक ने जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर युवाओं का साथ देने की कोशिश की है, तो आपको बताएं कि जीपीएससी की परीक्षाएं हो, टेट की परीक्षाएं हो या बाकी दूसरे रोजगार जनक जितनी भी परीक्षाएं हैं, या तो परीक्षाएं ली नहीं गई हैं या अगर परीक्षाएं ली जा चुकी हैं तो उनके रिजल्ट नहीं हुए हैं, चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी रोजगार प्रदान नहीं किया जा सकता। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधायक ने एक कह सकते हैं कि युवाओं के साथ सुर में सुर मिलाया है। अब जाहिर सी बात है, सरकार की अपनी परेशानियां रही हैं, सरकार की अपनी प्राथमिकताएं रही हैं। इस बीच में रोजगार को लेकर सरकार के क्या आगे के कदम होंगे यह तो अब सरकार ही तय कर पाएगी। जी बिल्कुल कुंदन जी, जिस तरीके से युवाओं की नियुक्ति को वापस ले जाने के मुद्दे पर वो कह रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने साथ साथ सरकार का भी पक्ष लेते हुए ये भी कहा कि इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष करार भी दिया उन्होंने। तो ये नियुक्ति की जो प्रक्रिया होगी वो कब से शुरू होगी और किस तरीके से नियुक्तियां की जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से नियुक्ति वापस ली गई है और तो उसको लेकर के कुछ ज्यादा क्लियर उन्होंने कुछ संदेश नहीं दिया। देखिए, राजेश कच्छप कांग्रेस के एक विधायक हैं। अब विधायक अपने स्तर से नियुक्ति वर्ष से घोषित कर दें या कुछ और भी संज्ञा दे दें। सवाल यह है कि सरकार की तरफ से जितनी भी अब जेपीएससी की परीक्षा को लेकर जो संघर्ष हाईकोर्ट तक पहुंचा है, हाईकोर्ट ने एक नई लिस्ट बनाने के लिए कह दी है। यहाँ पर जारी जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है उनको लेकर और खास करके जेपीएससी की परीक्षा 7वीं से 10वीं जेपीएससी सिविल परीक्षा को सरकार एक साथ आयोजित कराना चाह रही थी, वह भी अभी अधर में लटकी पड़ी है। जितने टेट पास अभ्यर्थी थे उनको सीधा शिक्षक के तौर पर नियुक्ति देने का सरकार के द्वारा वादा किया गया था, वह भी अभी तक अधर में लटका हुआ है। खास करके बाकी जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के लोग थे उनकी नियुक्ति करने की बातें की जा रही थी। तो ये तमाम चीजें हैं, अधर में लटकी पड़ी हैं। किसी न किसी कारण से हर नियुक्ति पर ग्रहण लगा हुआ है और सरकार के गठन के 1.5 साल पूरे हो चुके हैं। अभी 1.5 वर्षों में नियुक्ति के नाम पर, रोजगार के नाम पर सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे अभी तक धरातल पर बिल्कुल भी उतरते हुए दिखाई नहीं दे रहे। या तो कहीं ना कहीं कानूनी अड़चनें सामने आ रही है या सरकार की दूसरी बाध्यताएं सामने आ रही हैं। अब एक विधायक ने के नियुक्ति वर्ष घोषित कर देने से सरकार के ऊपर क्या फर्क पड़ता है और इस बात से कि वह विधायक कांग्रेस कोटे से है क्या फर्क पड़ता है, यह तो सरकार और महागठबंधन में शामिल घटक दलों को तय करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड के युवाओं के लिए रोजगार के जो अवसर खुलने की एक आशा, एक उम्मीद जो जग रही थी,
वह अभी तक सामने नहीं दिख रही। नियाज जी बिल्कुल कुंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।